बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर अकेडमी। तो जी वो लोग जिन लोगों ने आज हमारा सेशन ज्वाइन किया है और वो बिगिनर है, उनको नहीं पता कि किस तरह जो वो तैयारी को लेके चलना है, किस तरह पीपीएससी का पैटर्न होता है, वो क्या करें, वो पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट से देख लें। लेक्चर नंबर 1 के पहले 7 मिनट में मैंने डिटेल के साथ बताया है कि किस तरह जो पीपीएससी का पैटर्न होता है, किस तरह हमने तैयारी को लेके चलना है और किस तरह जो अप्लाई वगैरह सभी डिटेल के साथ मैंने बात की है। तो आप जब वो पहले लेक्चर नंबर 1 के पहले 7 मिनट देख लें। तो बिला तखीर हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेबर इंस्पेक्टर का पेपर है, जिसको पीपीएससी ने 2024 में कंडक्ट किया था। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते थे, चाहे आपका बीए है, बीएससी है, आपकी कोई भी डिग्री है, आपने जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी डिग्री का कोई भी इशू नहीं होता। तो आप लेक्चर 1 को स्टार्ट से देख लें, उधर मैंने डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बिला तखीर हम आज का पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कैलिफ ऑफ मुस्लिम्स ऑर्डर्ड द कलेक्शन ऑफ अहादीस। तो वो कौन से मुस्लिम खलीफा थे जिन्होंने जो है वो ऑफिशियल लेवल पर अहादीस की कलेक्शन का काम किया। तो ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे, जिन्हें हम उमर सानी भी कहते हैं। इनका दौरे खिलाफत जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से तकरीबन 90 साल बाद शुरू हुआ। ठीक है, तो 90 साल आपने याद रखना है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो है वो 90 साल बाद इनका दौरे खिलाफत है, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपको पता है कि ये दूसरे खलीफा है। ठीक है, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने 90 साल बाद जो है वो जो अहादीस की कलेक्शन का काम जो है वो शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपने बात जो है वो याद रखनी है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जी, व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट नूह। तो आपको पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो एज है वो 950 साल थी। इससे पहले भी आप पिछली किताबों में पढ़ते आए हैं। और उनकी कौम पर जो वो अजाब आया था, अल्लाह ताला का सलाब की सूरत में वो अल्लाह ताला का अजाब आया था। ठीक है, तो दूसरे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अक्सर ही पूछा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम था। तो ये मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। और दूसरा जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो कहाँ पे आके रुकी थी, तो ये भी मैंने इधर जब लिख दिया, आप जब वो सारा इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन क्या था, तो 950 साल जो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन पूछा गया जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से साथी थे जो कातबे वही थे। तो इनमें से हज़रत जैद बिन साबित जो है वो एक जो है वो साहबी जो वो कातबे वही थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो मेरा ख्याल इससे पहले 2023 का कोई पेपर था, उसमें भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसको भी आप जो है वो देख लीजिएगा। तो हज़रत जैद बिन साबित ये आपने याद रखना है, जैद बिन हारिस नहीं है, जैद बिन साबित है। उसके बाद हम देखते हैं जी, तवाफ़ ज़ियारत इज़। तवाफ़ ज़ियारत किसे कहते हैं, तो आपको पता ही है कि ये हज का एक रुकन है। तवाफ़ ज़ियारत जो आपको पता है कि खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तो वो कोई क्या वाजिब है, फ़र्ज़ है, नफिल है, तो वो क्या है, वो फ़र्ज़ है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी, नंबर ऑफ डिजर्विंग कैटेगरीज ऑफ ज़कात इन द लाइट ऑफ कुरान। तो कुरान करीम में 8 ऐसे लोग हैं जिनको जो वो अल्लाह ताला ने बताया कि आप इन लोगों को ज़कात दे सकती हैं। आम ज़ुबान में हम कहें कि 8 लोगों को, 8 तरह के लोगों को ज़कात लगती। उसके बाद हम छठा क्वेश्चन देखते हैं जी, विच प्रॉफिट एग्रीमेंट कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर आपने पीपीएससी के क्वेश्चन में देखा होगा कि वो पूछते हैं कि जी वर्ल्ड दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, तो वो कहते हैं क्या कहते हैं जी, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा के बारे में क्वेश्चन आता है, तो हालांकि वो मैग्ना कार्टा गलत है। इससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे खिलाफ, हज़रत हुजूर पाक हमारे नबी प्रॉफिट के दौर में ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ एक माहदा किया था। वो माहदा क्या था कि यहूदियों को, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, तो यहूदियों ने, अंसार ने और मुसलमानों ने एक माहदा किया था, जिसके तहत जो है वो अगर हम पर अटैक होता है तो हम इकट्ठे दिफा करेंगे। और भी इसमें बहुत सारी जो वो शिकें शामिल थी। तो दुनिया का जो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिसाके मदीना। लेकिन अगर मिसाके मदीना का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद ना हो, यहाँ पे मैग्ना कार्टा हो, तो आप जो मैग्ना कार्टा को करेक्ट आंसर वो लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सही आंसर मिसाके मदीना है। उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं जी, इन विच ईयर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से साल में हज किया था। तो आपको पता है कि हिजरत के 10वें साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था।
उसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज हेल्ड बाय ईच ऑफ मेंबर्स। तो देखें, जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो नेम है वो पी से शुरू होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो वो सदारत मिलती है किसकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अगर पाकिस्तान कहेगी जी मुझे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत चाहिए, तो उसके लिए पाकिस्तान को अपने नंबर का वेट करना पड़ेगा। नंबर किस तरह आता है जी, ABC। अगर किसी वो कंट्री अफगानिस्तान है तो उसका पहले नंबर आएगा, ठीक है। पाकिस्तान है तो P का जब बारी आएगी तो पाकिस्तान की, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं जी, नेम द इकबाल्स बुक पब्लिश 1923। तो ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैंने ये जो लिख के आप लोगों को सारे डिटेल के साथ बता दिया है। तो ये इसका हमें मशरक आना है। तो बाकी और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बाले जबरील का पूछा जाता है, ज़रब कलीम का पूछा जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा चलो ट्रिक आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने ये ज़हन में रखना है कि अल्लामा इकबाल ने जब अपनी किताबें लिखनी शुरू की, तो अल्लामा इकबाल ने जो खुद ही से स्टार्ट किया, ठीक है। किससे स्टार्ट किया, खुद ही से स्टार्ट आगाज लिया था। तो सबसे पहली किताब क्या होगी जी, असरार खुदी और रमूज खुदी, ठीक है। असरार खुदी और रमूज खुदी, ठीक है। फिर जाओ प्याम मशरक। तो इस तरह जो आप इसको कोई भी ट्रिक लगा के जो इसका, जिस तरह आप देखें 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो आप इसको किस तरह याद कर सकते हैं। आप अपने जहन में रखें कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो अल्लामा इकबाल ने जो वो एक किताब लिखी बाले जिब्रील। तो इससे आप ये मुराद ले सकते हैं कि जी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक बाल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे बारी है, ठीक है। तो वो इसे मतलब जहन नशीन रखने के लिए, तो ये 1935 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो 1935 में बाले जिब्रील आ गई। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा जी, जहन में रखने के लिए कहा नहीं, क्या कहा अल्लामा इकबाल ने कि जो वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक बाल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे बारी है, ठीक है। फिर जब ज़रब कलीम, तो एक साल बाद अल्लामा इकबाल को ख्याल आया कि जो अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे एक ज़रब लगानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका नहीं ठीक लगा, तो आप जो अपने तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज होते हैं इससे। उसके बाद हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं, साइबर वारफेयर मीन। साइबर वारफेयर का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है वो कोई भी सिस्टम को हैक करने की कोशिश करें या तबाह करने की कोशिश करें, तो इसमें जो सारे ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं जी, वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम हेडक्वार्टर। तो ये वयाना में है। वयाना जो आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का सिटी है। उसके बाद हम देखते हैं जी कि लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग डेवलप्ड एट। तो ये वाल्टन रोड, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये वाल्टन रिपोर्ट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी 13वां क्वेश्चन है जी कि अंडर अ सोवियत यूनियन इन्फ्लुएंस जर्मनी बिल्ट अ वॉल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। तो जर्मनी ने क्या किया था कि एक दीवार बनाई थी, वो क्या करने के लिए, ताकि जो है वो दोनों ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के लोगों का एक दूसरे के साथ रब्ता ना हो सके, ताकि जो वो एक दूसरे से मिल ना सकें या जो भी, ठीक है। तो ये इसका जो है वो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर ठीक है, ठीक है। ये भी ठीक है और बी भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी व्हाट इज द नाउन एज ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज। ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज, तो ये की है कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज। अब ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज क्या है, तो ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज में क्या किया गया था कि जितनी भी रूल डिफाइन किए गए थे, किसके, ट्रीटी के रूल डिफाइन किए गए थे कि अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के साथ मुआहदा करना है तो उसमें क्या क्या रूल्स हो सकते हैं। तो ट्रीटीज के जो रूल को में डिस्कस किया गया था उसे हम कहते हैं हेग कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। तो इसको हम ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो नाम हो गए जी, ट्रीटीज ऑफ ट्रीटीज भी हो गया, हेग कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज ये भी हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ है, ये भी आप नीचे भी आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं जी कि जस्टिस पे सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था, ज्यादा जोर जस्टिस पे किसने दिया था, तो वो अरस्तू थे, ठीक है। तो अरस्तू ने जो है वो एक बुक भी लिखी थी, जस्टिस एंड एथिक्स। उसके बाद हम देखते हैं जी किधर चला गया, गुम ही हो गया, ये राज। अच्छा जी, तो 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं जी, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसे हम SCCP कहते हैं,
अमूमी तौर पर आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा एससीसीपी का काम क्या होता है? अगर आपने कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है, आप बहुत सारे लोग जब वो ऑनलाइन की फील्ड में आ गए हैं, तो लोग क्या करते हैं, अमेरिका में कहते हैं हमने एलएलसी बनवानी है, तो पाकिस्तान में भी कोई ना कोई कंपनी, पाकिस्तान में अगर एलएलसी बनवानी है, मीन कि आपने कंपनी बनवानी है, तो आपने जो वो एससीसीपी से बनवानी है। ठीक है, और भी जो वो इसके बहुत सारे काम है, स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारी चीज़ों पर डील करता है। अगर आपने ट्रेड मार्क बनवाना है, तो ट्रेड मार्क की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी एससीसीपी से होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये एससीसीपी डील के करता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी वगैरह बहुत सारी चीज़ों को, तो ये ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं जी। द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस अ जॉब और इंस्ट्रक्शन। कोई भी कंप्यूटर जो है वो कोई टास्क हम उसको देते हैं, तो वो जो टाइम लेता है उसे हम कहते हैं कि एक्सिक्यूशन टाइम उसे हम कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं जी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं जी। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं? आपको पता है कि ज़मीन की जो ऊपर वाली लेयर उसे हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेटल पाई जाती है। उसके बाद हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। तो जेम्स वाट ने जो स्टीम इंजन को, ये इनका स्कॉटिश है। तो ये उसके बाद हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं जी। इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम डिजीज एट वन प्लेस। अगर एक प्लेस पे जो है वो डिजीज जो है वो फैले, एक जगह पे, किसी स्पेसिफिक जगह पे, तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। जिस तरह अगर वो फैल जाए वर्ल्ड में या जो, तो उसे हम कहते हैं पेंडेमिक, जिसे हम कहते हैं कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जी। साइकिल ऑफ मानसून इज वेल डेवलप्ड इन। तो ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं एयर इज एन। तो एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर किस चीज़ का? आपको पता है कि एयर में डिफरेंट किस्म की गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिक्सचर ही हुआ ना। तो मिक्सचर आपको पता है कि किसे कहते हैं कि। उसके बाद हम देखते हैं जी। वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू। जब हम ये जो लाइट है, वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो क्या होता है, वो 7 रंगों में वो जो वो निकल उसके वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, उसके स्पेक्ट्रम बनती है। उसके बाद हम देखते हैं जी। पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अवार्डेड यूनाइटेड नेशन मेडल फॉर सर्विसेज। ये कंगो में जो पाकिस्तान की फीमेल जो वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, तो उसको जो वो 1 फरवरी 2020 में जो वो उनको ये मेडल मिला था। तो ये कंगो इसका करेक्ट आंसर है। द बुक पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया वाज रिटन बाय। तो इसको लियाकत अली खान ने लिखा था। अभी रिसेंटली मैं साथ ही जो एक वीडियो भेजूंगा ग्रुप में, तो हमें जो 50 मशहूर किताबें हैं जो कि बीपीएससी में अक्सर पूछी जाती हैं, तो वो जो उसके मैं ऑथर और सभी मैं जो आपको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर लियाकत अली खान आना है। हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो वो ए के फजलुल हक ने पेश की थी, और ये 1940 में पेश किया गया था। और ए के फजलुल हक का ताल्लुक जो वो बांग्लादेश से था। और ये पाकिस्तान आर्मी ने इनको जब वो काफ़ी इनकी लड़ाई हो गई थी, और मतलब यह कि काफ़ी इनके हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तो ये इनके पाकिस्तान आर्मी के साथ जो क्लैश चल रहे थे, तो फिर जब वो यूब खान ने मार्शाला लगा दिया था। तो ये सारे उसके बाद हम 27वां क्वेश्चन देखते हैं जी। कौन सी बरतानिया की क्वीन थी जिसने जो वो जिसको हम इम्प्रेस ऑफ इंडिया जो वो अपने आप को डिक्लेयर किया था? तो वो 1877 में किया था। ठीक है, 1877 में जो वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया इसको जो डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं जी। दुनिया में कितने समुंदर हैं? तो दुनिया में आपको पता है कि 5 समुंदर हैं। इसको याद करने का तरीका पैसा पैसा आपने याद रखना है। पी से मुराद पैसिफिक, ए से मुराद अटलांटिक, इंडियन, साउथ। तो इस तरह जो वो आप पैसे से इसको याद कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है जी। पाकिस्तान ने जो आखिरी दफ़ा हॉकी का वर्ल्ड कप जो कब जीता था? तो 1994 में जीता था। जैसा कि आपको मालूम है, 92 में वर्ल्ड कप जीता गया था, और 94 2 साल बाद जो हॉकी का वर्ल्ड कप जो कि आखिरी हमने जीता था। उसके बाद हम 30वां क्वेश्चन देखते हैं जी। किधर चला गया जी? ये गुम हो जाता है। चलो, ये मिल गया। तो 30वां क्वेश्चन देखते हैं जी। 30वां क्वेश्चन है जी कि अच्छा देखिए, ये 2012 को 2012 को
एक पाकिस्तान आर्मी पे एक जो बर्फानी तोदा गिरा था, ठीक है, आपको पता होगा शायद, वो लोग जिनका न्यूज़ से ताल्लुक़ है। तो आज से कोई 10-12 साल पहले जो वो ये तो बर्फानी तोदे में बहुत सारी शहादतें हो गई थी। तो ये डेट के बारे में पूछा गया है कि जो कब जो है वो ये तोदा गिरा था, ठीक है। तो उर्दू में तोदा कहते हैं। तो आप जो परेशान ना हो जाइए ये क्या बोला जा रहा है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर में ये वाक़या पेश आया था। तो ये डेट पूछी गई है, तो 7 अप्रैल 2012 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, यूनाइटेड नेशन चार्टर वाज साइन। तो ये जून 1945 में साइन किया गया था। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का क़याम भी जो वो इसी साल हुआ था। और चाइना ने मेरा ख्याल जो सबसे पहले इसे साइन किया था। उसके बाद हम देखते हैं जी, उसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन अबोटाबाद। अब अबोटाबाद जो के पीके का एक सिटी है। तो उसामा बिन लादेन को जो अमेरिकन फ़ौज ने आकर जो है वो 2011 में उसको हलाक कर दिया था। और आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी को ये पता नहीं चला था कि वो 2-3-4 घंटे रहे, अपना ऑपरेशन करके चले गए। और हमारी आर्मी जो है वो उनको बाद में पता चला, वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रही थी। उसके बाद हम 33वां क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री रिटन बाय फादर ऑफ हिस्ट्री। ये जो वो हिस्ट्री जो लिखी गई थी, इन्होंने लिखी थी वो वार पे लिखी थी, ठीक है। तो पुराने ज़माने में ये होता था, उस वक्त कोई भी मज़हब नहीं देखा जाता था। लोग क्या करते थे कि ऐसे पुराने वक्तों में वो घोड़े पे बैठते थे। अगर वो उन्होंने मशरक़ की तरफ दौड़ा लिया तो उन्होंने मशरक़ के इलाके जो फतह करते जाना है। तो उन्होंने भी जो हिस्ट्री जो वार पे लिखी थी, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं जी, व्हाट इज़ सरिया। एक है ग़ज़वा, दूसरा है सरिया। ग़ज़वा वो जंग है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो। और सरिया वो जंग होती है जिसमें हमारे नबी ने शिरकत ना की हो। उसके बाद हम देखते हैं जी, द लैम्प वेंट डैश एट वंस। अब इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अब देखिए, गो वेंट गॉन। तो हम देखिए गो थ्रू इसमें आ सकता है, नहीं आ सकता। गो थ्रू हम कहते हैं किसी चीज़ को, फाइल को हमने रीड करना है। गो डाउन कैसे कहते हैं, तो गो डाउन जो है वो लोअर मूवमेंट को हम कहते हैं। और गो आपको पता है कि अपवर्ड मूवमेंट को कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा, वेंट आउट। कौन सा आएगा, वेंट आउट। गो की दूसरी फॉर्म है, आपको पता है कि गो वेंट गॉन। तो वेंट आउट यहाँ पे आएगा। वेंट आउट कोई भी जिस तरह मैंने इधर डिटेल में भी मैंने बताया कि वेंट आउट हम कब यूज़ करते हैं कि जब जो है वो कोई भी वेंट आउट, जब लैंप जो है वो, कोई भी चीज़ जो है वो अचानक से ख़त्म हो जाए, ठीक है, स्टॉप शाइनिंग, ठीक है। तो ये आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैंने जो सभी वैसे लिखे भी हूँ। अगर कोई बंदा लेक्चर नहीं लेना चाहता तो मेरा ख्याल फाइल से भी उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये आपको ये इस तरह की पीडीएफ कहीं से भी नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहेंगे कि मैं जो इंटरनेट से सर्च कर लूँ, तो आप जितना मर्जी सर्च कर लें, इतनी डिटेल के साथ जो कोई भी आपको पास पेपर नहीं मिलेगा। तो ये मैं पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, वंस किधर चला गया जी, अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड दैट आई हैड डैश द कार। तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये है जी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि कौन सी तीसरी फॉर्म लगनी है, इसको आप देख लीजिएगा, मिस्टेकन आएगा इसमें। उसके बाद हम देखते हैं सेलेक्ट द मोर। इसमें जो द मोर डेंजरसली अ पर्सन लिव्स, द मोर लाइकली शी इज टू डाई यंग, ठीक है। तो ये इसमें देखेंगे डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें जो है वो क्या डायरेक्ट रिलेशन में जो है वो, तो फिर ये 20 का जो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी 38 क्वेश्चन देखते हैं जी, तारिक सईद। तो इसके हमने क्या करना है, इसका ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो ये सेंटेंस कौन सा है चेक कीजिएगा। ये इंशाल्लाह मैं वीडियो भी ग्रुप में जो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव ऐसे की मैं भेज दूंगा। तो ये बन रहा है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के रूल में हम पढ़ेंगे, जैसा कि शायद पिछली क्लास में आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में तब्दील करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हैव यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड यूज होगा, ठीक है। तो एक तो ये रूल हो गया, ठीक है। तो इसका जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है।
तो ये अभी इंशाल्लाह ताला 2 या 3 दिन बाद जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के जो एक लेक्चर इंशाल्लाह कोई 30 से 40 मिनट का होगा, सभी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, बल्कि वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो मैं भेज देता हूँ। उसके बाद हम 39th क्वेश्चन को देखते हैं जी। गो ऑन योर बिजनेस। ठीक है, तो हमने इसमें करेक्ट ढूंढना है, तो गो अबाउट आएगा। तो गो अबाउट क्यों आएगा जी, तो हम पहले देख लेते हैं जी। गो इन क्यों नहीं आएगा, गो इन कोई भी चीज़ नहीं है, गो ऑफ कोई भी करेक्ट जो फेज नहीं है, तो फिर जो वो गो अबाउट ये करेक्ट आंसर है। तो गो अबाउट कोई हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब जो हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हो या किसी चीज़ से एंगेज हो रहे हैं, तो हम गो अबाउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 40वां क्वेश्चन देखते हैं जी। वी टाइड ओवर। ठीक है, टाइड ओवर ये एक फिक्स प्रोपोजिशन है, तो इसमें आप देखिए टाइड ओवर जो है वो करेक्ट। ठीक है, तो ये टाइड ओवर आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जी 41वां क्वेश्चन है। मे हाउस इज मच लार्जर देन। तो देखें ये इसमें आप देखें कि एस्ट्रॉफी आपको पता है कि यूर्स के साथ एस्ट्रॉफी नहीं आती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ये दोनों ही गलत है। यहाँ पे एस्ट्रॉफी आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो यूअर्स आएगा यहाँ पे, एस्ट्रॉफी बिल्कुल नहीं आ सकती यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं जी 42वां क्वेश्चन है जी। हर इकोनॉमिक सिचुएशन हैज गॉट इवन रोज सिंस द गेव हर जॉब बिकॉज ऑफ इलनेस। ठीक है, तो इसका जो इवन यहाँ पे यूज़ होगा। इवन क्यों यूज़ होगा, मैंने अभी मैं राइट करके हटाऊँ थोड़ी देर में, तो ये यहाँ पे इवन इसका यूज़ होना है। ठीक है, उसके बाद हम 43वां क्वेश्चन देखते हैं जी। एम्प्लॉयज इन दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज मेंटेन। यहाँ पे मेंटेन आएगा। मेंटेन क्यों आएगा, आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने एक रूल पढ़ा था कि जो प्लूरल चीज़ें हैं, यानी कि जो जमा चीज़ें हैं, उसके साथ आपने एस नहीं लगाना। सिंगुलर चीज़ों के साथ जो वो आप एस लगाना है। तो ये मेंटेन्स तो यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो पहली फॉर्म लगानी है तो मेंटेन, ये तो आएगा नहीं, मेरा मेंटेनेंस आएगा, तो मेंटेन ही आपको आना है। पहली फॉर्म लगानी है, एस नहीं लगाना, क्योंकि ये प्लूरल है चीज़ें। तो आप एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेन आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पे क्वेश्चन आई। उसके बाद हम देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन हम देखते हैं जी। उसने पूछा जी आई एम वेरी अबलेट टू हिम। तो ये कौन सा इसमें करेक्ट, तो ये मच आएगा यहाँ पे। आपको पता है कि ये मैनी, सो, ये जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंटोनम पूछा गया जी। इनॉर्मस का एंटोनम क्या है, तो इनॉर्मस का जो एंटोनम है वो छोटा, इनॉर्मस बड़े को कहते हैं, तो यहाँ पे टीनी आएगा। तो ये किधर चला गया जी, ये रहा। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर सी, इसका जो इनॉर्मस का है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी इम्पार्ट। इम्पार्ट कहते हैं पहुंचाना, तो कन्वे भी पहुंचाना। ठीक है, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 48 क्वेश्चन देखते हैं जी। कूलनेस नाइट। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रिलेशन ऊपर पूछा गया हो, अगर इस तरह के पेयर आए, जो रिलेशन ऊपर पूछा गया हो, आपने वही रिलेशन नीचे फाइंड करना है। तो ऊपर का क्या रिलेशन है, कूलनेस नाइट। ठीक है, रात ठंडी, क्योंकि सूरज नहीं है तो रात जो है वो ठंडी है। तो ये आपने रिलेशन अपने जेहन में रखना है। तो नीचे जो आप रिलेशन वही फाइंड करेंगे। दिन जो है वो क्या, दिन गर्म है। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पे वो लिख दे कि डे शाइनी, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डे शाइनी भी कर सकते हैं। तो ये आपने वही रिलेशन जो ऊपर है वो नीचे फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी न्यू इन्फॉर्मेशन और डेंगू वायरस काज द पैनिक द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। ए लाइक, यहाँ पे ए लाइक आएगा, यही जो वो करेक्ट है, इसका फिक्र है। और ये लाइकली ये नहीं आएगा। ए लाइक जो दोनों गवर्नमेंट और आवाम में जो एक तरह की जो वो परेशानी थी या वो पैनिक थी। उसके बाद हम 50वां क्वेश्चन देखते हैं, वाटर परसेंटेज इन प्लाज्मा। तो ये 80% हमारा जो प्लाज्मा है, यानी कि खून है, उसमें 80% जो क्या है, उसमें पानी है। उसके बाद हम 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जी कि हाउ मैनी न्यू स्पोर्ट्स वर एडेड
तो टोक्यो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो 5 नई खेलों को शामिल किया गया था, ये आप ज़हन में रखिएगा, 2020 में 5 नई खेलों को शामिल किया गया था। तो 52 क्वेश्चन नंबर 52 को हम देखते हैं जी। मोहम्मद अली आपको पता है कि बहुत बड़े बॉक्सर थे, अभी रिसेंटली उनकी। उसके बाद हम देखते हैं जी 53 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं जी। कोई भी डिलीटेड फाइल है, वो आपको पता ही है कि लैपटॉप में रिसाइकलेबल में चली जाती है, किसी फाइल को हम डिलीट करें तो इसका नन ऑफ दिस आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अ सेट ऑफ पॉसिबल डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड, तो इसको हम डोमेन कहते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, तो पॉसिबल डाटा वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको पता है कि ये लिनक्स है, विंडोज है, डॉस, तो ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। ओरेकल जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपका एंड्रॉयड जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कोई बंदा जो है वो एंड्रॉयड यूज़ करता है या विंडोज़ फ़ोन यूज़ करता है, विंडोज़ एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम 56 क्वेश्चन को देखते हैं जी। एक्शन बटन इज यूज टू डिफिल स्लाइड फाइल अ वेबसाइट एंड साउंड, तो ये एक्शन बटन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका आएगा। वेयर इज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर अ टेबल सरफेस द ट्रैक। अच्छा देखें, ये मेरे हाथ में माउस है, अब मैं इसको हिला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये मैं हिला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये हमारा जो इधर जो मैं आपको जो भी तीर वगैरह वो इधर हिल रहा है। ये मैंने नीचे पिक्चर लगाई है, इसमें आप देखें कि ये ट्रैक बाल है, ये क्या है, ये ट्रैक बाल है। इसमें माउस को हिलाना नहीं पड़ता। ठीक है। इसमें माउस एक जगह रहे, आप इस ट्रैक बाल को जो वो करके कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप ज़हन में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 58th क्वेश्चन है, ये मैंने वैसे सॉल्व भी किया हुआ है नीचे, इसको भी आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको इधर भी रीड करवा देता हूँ। जेरी एस्टिमेट दैट देर आर एम मार्बल इन जार। जेरी ने एस्टिमेट क्या किया जी, जेरी ने सोचा जी इसमें एम मार्बल है। क्या कितने मार्बल है, एम मार्बल। जेरी ने क्या सोचा, एम। ठीक है। हैरी नोज द एक्चुअल नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार। ठीक है। तो वो एक्चुअल नंबर क्या है, वो एक्चुअल नंबर उसने कहा कि उन्होंने क्या दिया जी, एन है वो। ठीक है। एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर एन है। तो एन यहाँ पे मेरे ख्याल क्वेश्चन में ये मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे गलती हुई है। जेरी जो एस्टिमेट कर रहा है वो एम मार्बल है, जो एक्चुअल नंबर है वो एन है। ठीक है। अब जेरी जो सोच रहा है ना, वो 10, या तो वो 10 क्या कर रहा है, जेरी की जो एस्टिमेट कर रहा है, या तो वो एक्चुअल से 10 कम है या 10 ज़्यादा है। तो उन्होंने बता दिया कि 10 मार्बल जो है वो 10 मार्बल का उसमें फ़र्क है। ठीक है। तो अब इस हिसाब से रिलेशनशिप के हिसाब से हमने जो वो ये देखना है कि कौन सा जो वो करेक्ट आंसर है। तो देखें, जेरी ने एस्टिमेट एम किया था, इसमें आप देखिए एम माइनस 10। ठीक है। और फिर क्या किया जी, एम प्लस 10। या तो वो 10 कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। किसमें, जो जेरी ने एस्टिमेट किया था, जेरी ने क्या किया था, एम एस्टिमेट किया था। ठीक है। तो इसमें आप देखें कि एक्चुअल विद 10 मार्बल ऑफ जेरी एस्टिमेट, जेरी की सोच से 10 या 10 नंबर कम या 10 मार्बल ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहला जो आप देखिए, इसमें उन्होंने एन प्लस 10 किया हुआ, तो एन जो है वो एक्चुअल नंबर है जो कि हैरी ने सोचा है। हैरी का जो उसमें हमने 10 ऐड नहीं करना। ठीक है। वो हैरी तो ठीक है, हैरी को तो एक्चुअल नंबर पता है। ठीक है। जेरी ने जो एस्टिमेट जो वो 10 नंबरों का आगे पीछे किया हुआ है, तो या हम क्या करेंगे, या तो 10 नंबर कम है तो या 10 नंबर वो ज़्यादा है। तो इस हिसाब से बी जो वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। मजीद आप जो वो इसमें मैंने सारा डिटेल जो वो इसको जो वो वैसे मैंने सॉल्व नहीं किया, ये तो इंटरनेट पे मुझे मिल गया था। ठीक है। तो मैंने जहमत नहीं की टाइप करने की। उसके बाद ये देखें, पेपर बनाने में बहुत मेहनत है इसमें। ये पेपर आप शायद देख रहे हो कि ये इस तरह एक पीडीएफ है, आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें यकीन मानें कि 4 से 5 घंटे जो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे में मिनिमम इसमें लग जाते हैं। उसके बाद हम 59 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं जी। हाउ मैनी पीसेस ऑफ 32 cm कैन बी कट फ्रॉम। अच्छा देखें कि उसने बताया कि 13.5 या 13 सेंटीमीटर का एक रॉड है। तो अच्छा सॉरी उसने कहा कि 330 सेंटीमीटर का एक रॉड है, और हमने 13 सेंटीमीटर के हमने उसके कितने हम उसके पीसेस बना सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ पीसेस
प्लस मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन पीस। तो लेंथ ऑफ वन पीस हमको मालूम है, ठीक है, वो कितनी है जी, वो है जी वन पीस की लेंथ है जी जो हमें दरकार है, जो हम कहते हैं कि इतना हमने पीस हमने कट करना है, वो है 13 सेंटीमीटर तकरीबन, और टोटल जो लेंथ है वो है 330 सेंटीमीटर। ये हमने देखें यहाँ पे हमने पुट कर दिया 330 जो है वो फार्मूला हमने पुट करके नीचे वैल्यूज लिखी, तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 25 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसी फार्मूले के तहत जो है वो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम जी क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं जी। उन्होंने कहा जी अ ग्रुप ऑफ 5 क्लर्क्स हैव बीन असाइंड। तो मैं आपको, वैसे मैंने ये पहले अभी 20-25 मिनट लगा के ये क्वेश्चन सारा किया है, टाइप किया है, तो मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि जी 5 क्लर्क है, उनको टास्क दिया गया कि उन्होंने जो वो 24,000 लेटर जो इन्वेल्प में डाल रहे, कितने 24,000 लेटर इन्वेल्प में डाल रहे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले 2 घंटों में कितने इन्वेल्प डाले हैं, तो ये सारा अब देखें इधर सारी वैल्यूज मेंशन है। तो पहले 2 घंटों में हमने वो सारा उसको ऐड किया। तो पहले 2 घंटों में उन्होंने जो 12,600 लेटर जो इन्वेल्प में डाले, पहले 2 घंटों में 12,600 लेटर उन्होंने इन्वेल्प में डाले। अब हमने क्या करना है जी, अब हमको जो है वो 24,000 हमने जो लेटर इन्वेल्प में डालने हैं। तो पहले 2 घंटों में 12,600 लेटर उन्होंने डाल दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाकी 24,000 में से जो हमारे 12,600 उसको माइनस कर देंगे, तो ये 11,400 जो अभी बाकी हैं जो कि उन्होंने इन्वेल्प में डालने। तो उसके हम क्या करेंगे, 1 घंटे में वो कितना काम कर रहे हैं। ये तो हमने 2 घंटे का हिसाब लगाया ना, अब हम वो हिसाब लगाएंगे 1 घंटे में वो कितना काम कर रहे हैं। तो 1 घंटे में जो वो 3800 लेटर जो वो इन्वेल्प में डाल रहे हैं, कितने 3800 लेटर जो वो इन्वेल्प में डाल रहे हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 3800 लेटर जो वो ए बी और ई जो पर हावर में जो इन्वेल्प में डाल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे किसको, जो हमने ये वैल्यू फाइंड की है उसको हम डिवाइड कर देंगे किसी 3800 के साथ, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं जी। इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्रीज लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में आपको पता है कि जो सामने वाले अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। वो क्या होते हैं, वो उनकी जो लेंथ है वो साइड्स की वो भी बराबर होती है। तो सामने वाले इसमें बराबर हो। अब देखें इसमें जो सबसे छोटा इसमें एंगल है उसको हम एक्स जो वो एज्यूम कर लेते हैं, और इसमें आप देखें कि जो बड़ा एंगल है वो 2x माइनस 24 तो ये बन रहा है। उसमें आप देखें उन्होंने बताया कि 24 डिग्रीज लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो बड़ा एंगल है वो बड़ा एंगल क्या बनेगा 2x माइनस 24, ठीक है। तो ये हमारे बड़े एंगल की वैल्यू आ गई, और हमारा छोटा एंगल जो है वो क्या आ गया, 1 मिनट जी, ये रहा जी हमारा बड़ा एंगल, और ये रहा जी हमारा छोटा एंगल, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो वो आपको पता है कि दोनों साइड के दरमियान जो एंगल बनता है, दोनों साइडों के दरमियान वो कितना एंगल बनता है, वो बनता है जी 180 डिग्री का, ठीक है। दोनों साइडों के दरमियान जो वो कितना एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ये हमारे पास जो हमने इसको छोटा एंगल जो ज्यूम कर लिया, ये हमारे पास बड़े एंगल की जो है वो, तो फिर क्या हुआ जी, ये सारे हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा जी हमारा, ये 68 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो छोटे एंगल का, ये हमारे पास ये बड़ा एंगल सॉरी, और ये एक्स जो वो छोटा एंगल हमने ज्यूम किया था, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन को देखते हैं। मकबूल गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 15,000 अ रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो देखिए जो एनुअल उन्होंने पे करना है, एनुअल जो इंश्योरेंस पॉलिसी का उन्होंने पे करना है वो कितना 4.5। अब कितना ये बन रहा है, 5 लाख का 4.5 हमने निकालना है। तो 5 लाख का 4.5 बन रहा है जी 22,500, कितना 22,500। तो 22,500 जो वो एनुअली पे कर रहा है सालाना, सालाना कितना पे कर रहा है जी 22,500। अब उन्होंने कहा कि एक और उन्होंने फीस डाल दी है कि वो कौन सी फी है जी, पॉलिसी फी। पॉलिसी फी जो वो कितनी है सालाना, तो वो सालाना है 0.25%। तो 0.25% बन गया जी 1250। 1250
अब हम क्या करें जी, जो 2250, 22,500 और 1250 को ऐड करेंगे तो 23,750 बनेगा। 23,750 उस पर्सन को सालाना मकबूल को क्या करना, वो देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी। हाउ मैनी वेज द 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे अल्टरनेट। अब देखिए कि हमने, उन्होंने कहा जी 4 बॉयज को और 4 लड़के और 3 लड़कियों को हमने इस हिसाब से बैठाना है कि वो उनके दरमियान जो है वो एक दूसरे को अल्टरनेट करें। क्या करें, एक दूसरे को अल्टरनेट करें। तो हम देखते हैं जी, ये हमने किस तरह बैठाया जी, बॉय गर्ल बॉय। अगर हम पहले लड़की को बैठा देते हैं तो एंड पे जो है वो अल्टरनेट नहीं होगा, बॉय बॉय हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या बनेगा, पहले हम क्या करें जी, पहले हमने जो वो बॉयज़ है उनको किस तरीके से, हम 4 बॉयज़ को हम 4 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं। फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं जी, अगर कोई भी फिगर है, 5 फिगर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 2 एंड 1, तो ये इसका फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 24 बॉयज़ का बनेगा 6, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 इसका क्वेश्चन आंसर आएगा। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने इसको फैक्टोरियल वेज के हिसाब से देखना है। अगर 4 बॉयज़ हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज इसके बनेंगे, अगर 3 बॉयज़ हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज इसके बनेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल किसे कहते हैं, 3 का फैक्टोरियल, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 3 का फैक्टोरियल ये है। अगर 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 2, तो इस तरह इसका फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल वेज के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके बाद हम जी 66 क्वेश्चन को देखते हैं जी। द टर्म फेसबुक डिप्लोमेसी वास कॉइन। तो देखें 2008 में जो फेसबुक डिप्लोमेसी शुरू की गई थी, फेसबुक डिप्लोमेसी क्या है कि फेसबुक के ज़रिए जो है वो एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है वो अपने खारजा ताल्लुकात जो बेहतर बनाना, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेसबुक डिप्लोमेसी। तो ये इसको 2008 में शुरू किया गया था। प्रेसिडेंट जेम्स मनरो अनाउंस द मनरो डॉक्ट्राइन। तो आपको पता है जेम्स मनरो जब वो अमेरिकन सदर थे तो इन्होंने क्या किया, यूएस ने क्या किया था, यूएस प्रेसिडेंट ने जो वो यूके पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर जो पाबंदियां लगाने के लिए इस डॉक्ट्राइन को, जिस तरह बाजवा डॉक्ट्राइन है तो इस तरह ये भी एक डॉक्ट्राइन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी 69th क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे किस सिटी की सबसे ज़्यादा आबादी है, तो टोक्यो जापान का सिटी है तो उसकी सबसे ज़्यादा आबादी है दुनिया में। उसके बाद हम देखते हैं जी द लार्ज पार्ट ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज कंस्ट्रक्टेड। तो ये देखें 7वीं सदी में जो है उसका सबसे बड़ा हिस्सा बनाया गया था। तो 7वीं सदी, ये सी की क्या मीनिंग है, तो सी में इसे हम कहते हैं कॉमन एरा। क्या कहते हैं, कॉमन एरा। तो ये 7वीं सदी बनती है। उसके बाद हम देखते हैं जी ये हो गए क्वेश्चन मेरे ख्याल। अच्छा जी, दुनिया की उन्होंने पूछा कि तीसरी जो बड़ी माउंटेन है वो कहाँ पे, आपको पता है पहली माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में वाक़या है। दूसरी जो है वो पाकिस्तान में केटू है। जो पहली माउंटेन जो रेंज है, जो सबसे बड़ी दुनिया की माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में है, वो हिमालय रेंज में है। और दूसरी जो बड़ी माउंटेन है दुनिया की वो पाकिस्तान में है, जो कि कराकरम रेंज में है, वो केटू है। और तीसरी जो बड़ी पहाड़ी है वो चिंगनजुगा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये भी नेपाल पे है। नेपाली लैंग्वेज में जो है वो इसका बताया नेम लिखा गया है। ये कहाँ पे, ये नेपाल में है, ये भी हिमालय रेंज में है। तो रेंज, माउंटेन रेंजेस पे मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, तो वो भी अगर आपको नहीं मिला तो वो मेरे ख्याल मैंने भेज दिया है। ठीक है, तो आज वो आप देख लीजिएगा। कल के लेक्चर में मेरे ख्याल हमारा माउंटेन रेंजेस का लेक्चर हो गया, तो उसमें हमने सभी माउंटेन रेंजेस जो है वो देख लिए। हिमालय को भी हमने देखा है। ठीक है, तो सारे हमने माउंटेन रेंजेस उसमें देखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज, देखें इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन कंट्री है, सॉरी उन्होंने पूछा है कि जिसका बैरूत जिसका कैपिटल है, तो लेबनान जो है वो इसका कैपिटल बैरूत है। तो आपको पता है कि रिसेंटली इसराइल में बैरूत में बहुत सारी बमबारी की है। उसके बाद हम हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की जो वो सबसे बड़ी जो पीक है वो है माउंट कलिमंजारो। ठीक है, तो ये तंजानिया में वाक़ है, तो ये भी आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी विच फेमस सिटी ऑफ तुर्की फाउंड बोथ। तो इस्तांबुल जो है वो यूरोप में भी वाक़ है और
एशिया में भी वाक़ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वैली ऑफ पेशावर ड्रेन बाय रिवर। तो आपको पता है कि पेशावर की घाटी की जो है वो काबल, दरिया काबल जो है वो सैराब करता है। उसके बाद हम देखते हैं द स्मॉलेस्ट इस्लामिक कंट्री। तो आपको पता है कि मालदीव जो है वो सबसे छोटा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है। तो इन्होंने पूछा जी एरोडेड बेड रॉक विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पैरेलल ग्रूव्स इज टर्म्ड है। तो ये यार्डिंग्स कहते हैं, ये कैसे, जिसे हम टीले भी कह सकते हैं, इसे टीला, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो तो ये यहाँ पे जो यार्डिंग्स बनते हैं, ठीक है, जिसे हम टीला भी एक किस्म का कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद हम देखते हैं जी डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आपको पता है कि 6 सितंबर को पाकिस्तान अपना यौम दिफा मनाता है। छांगा मांगा पॉलिटिक्स क्या है, जो अभी इमरान खान को आपने सुना है कि छांगा मांगा की सियासत करते हैं। छांगा मांगे में जो वो क्या हुआ, लोगों को पैसे दे के जो एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे आज भी वो रेस्टोरेंट मौजूद है। वहाँ पे पैसे दे के लोगों को लाया गया था, वोट दिलाने के लिए लोगों को खरीदा गया था। तो इसलिए जो आज भी है हमारी सियासत में जो छांगा मांगा पॉलिटिक्स का जो वर्ड यूज़ होता है। वैन वाज मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई को 2014 में 14 में जो वो नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद हम देखते हैं जी 81 क्वेश्चन को हम देखते हैं जी कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान, अब देखें पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो है वो एक छोटी सी गली है, छोटी सी, बहुत छोटी सी। अगर हम दुनिया के नक्शे में देखें तो वो छोटी सी गली बनती है। वो उसकी चौड़ाई कितनी है? 35 किलोमीटर। कितनी? 35 किलोमीटर। तो उस 35 किलोमीटर की गली की वजह से पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ राब्ता जो मुनक़ता हो जाता है। तो वो गली जो है वो अफगानिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल में, अगर पाकिस्तान उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो ज़मीनी राब्ता हो जाएगा। उसके बाद हम 82 क्वेश्चन को देखते हैं, विच पास कनेक्ट्स द। तो खैबर पास जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करती है। पास किसे कहते हैं? पास दो पहाड़ों के दरमियान एक खाली जगह होती है, उसे हम पास कहते हैं। पहाड़ जो वो रास्ता रोक लेते हैं, तो दो पहाड़ों के दरमियान एक रास्ता जो है वो दो शहरों को मिला देता है, दो कंट्रीज़ को भी मिला देता है। उसके बाद हम देखते हैं सी पैक एग्रीमेंट जो वो 2015 में हुआ था। आपको पता है कि जब चाइना के प्रेसिडेंट आए थे, जनरल परवेज मुशर्रफ जो वो ने जहांगीर करामत को रिप्लेस किया था, ठीक है। जहांगीर करामत को जब वो जनरल परवेज मुशर्रफ को ने रिप्लेस किया था। उसके बाद हम देखते हैं जी पाकिस्तान का कौन सा ऐसा हमसाया मुल्क है जो लैंड लॉक है? तो अफगानिस्तान लैंड लॉक है। लैंड लॉक किसे कहते हैं? कि वो ऐसा कंट्री जिसको कोई भी समुंदर नहीं लगता है, उसको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। फॉलोइंग लीडर्स लेड द मुस्लिम लीग डेलीगेशन फॉर द शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम लीग के ये 3 लीडर थे, ठीक है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, लियाकत अली खान थे और जिन्ना थे। 87th क्वेश्चन को हम देखते हैं जी कि 1905 में उन्होंने पूछा कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो आपको पता है कि बंगाल एक सूबा था, बहुत बड़ा सूबा था, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। तो एक में मुसलमानों की हुकूमत हो गई थी, एक में जो हिंदुओं की हुकूमत हो गई थी। तो वो जो है वो उस वक्त जो इंडिया के वाइसरे थे वो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 88th क्वेश्चन को देखते हैं जी तो लोधी जो है वो इसके लोधी डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत के आखिरी डायनेस्टी थी। तो लोधियों को जो वो किसने शिकस्त दी थी? मुगलों ने शिकस्त दी थी 1526 में। उसके बाद हम देखते हैं इस्लामिया कॉलेज जो है वो पेशावर, उसको कब बनाया गया था? 1913 में इस्लामिया कॉलेज को बनाया गया था। ये आपने याद रखना। 14 पॉइंट जो है वो अल्लामा इकबाल ने जो वो दिए थे, वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में दिए थे। नेहरू रिपोर्ट आपको पता है मेरे ख्याल 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो उसके जवाब में हमारे कायदे ने क्या किया था? उन्होंने अपने 14 पॉइंट जो है वो एजेंडा पेश किया था। आसमान पर उड़ना क्या कहते हैं? तो समानता ही उड़ना पंजाबी वर्ड है ना। अक्सर आसमान में उड़ना जो वो इसे गुरूर करना कहते हैं। मुहावरा मुकम्मल कीजिए, आज मरे कल दूसरा दिन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी नवाब वाजिद अली शाह का क्या तखल्लुस है? तो उनका तखल्लुस जो है वो अख्तर है, ठीक है। अनीसियात मीर क्या है? अनीसियात मीर ये एक किताब है। तो इसका मुसन्नफ उन्होंने पूछा कि अनीसियात मीर का मुसन्नफ कौन सा है? तो अनीसियात मीर का जो मुसन्नफ है वो कौन है जी? वो है मसूद हसन रिजवी। उसके बाद हम देखते हैं शार रुमान किसे कहते हैं? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर शेरानी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं जी रजब अली बेग सरवर ने अल्फ लीला का तर्जमा किस नाम से किया था? तो ये शबनस्ता शबनम शबस्तान सरवर,
अलिफ लैला एक किताब है, आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें तो ये क्या है, एक उसका तर्जुमा उन्होंने इस नाम से किया। उसके बाद मुझे इस्तारा किसे कहते हैं, इस्तारा जो उधार लेने को कहते हैं, तो ये उर्दू ग्रामर का एक वर्ड है, तो उर्दू ग्रामर भी हम इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। हुसन मंजर, अच्छा ये डॉक्टर हुसन मंजर यहाँ पे आना, ये एक इंसान का नाम है डॉक्टर हुसन मंजर का। कौन सा नावल जो सौदे माशियात और मईशत को मौजू बनाता है, तो ये अल आसफा है, ठीक है। तो ये डॉक्टर हुसन मंजर आना है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं जी बाल जिब्रील की शाद कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपने ये ज़हन में रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया, तो अल्लामा इकबाल ने कहा जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे एक बाल ही काफ़ी, ठीक है। एक बाल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे भारी है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ से कौन सा रसाला जारी किया है, तो आपको पता है कि रसाला तहजीबुल अखलाक जो अली ने जारी किया था। तो ये आज का हमने पेपर डिस्कस किया है। अभी हम एक पेपर कर रहे हैं, तो आगे इंशाल्लाह ताला हम दो दो तीन तीन पेपर भी करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया है। तो मेरा सर भी काफ़ी दर्द कर रहा था, तो मैंने जो आपको बताया खासा है, अब आज मैं बोल रहा हूँ। तो कल इंशाल्लाह ताला एक अच्छे अंदाज के साथ जो है वो लेक्चर हम देखेंगे। तो आज हम इतना ही जो है वो, बाकी टॉपिक वाइज लेक्चर वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, ये भी शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ भी आपको शेयर कर देता हूँ। तो इसका शाम को हमारा टेस्ट होगा, सुबह को डेली बेस पे हमारा लेक्चर हुआ करेगा और शाम को हमारा टेस्ट हुआ करेगा। कल हम मिलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।